अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब क्योंकि पार्टिकल्स, एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो अब उसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पेश किया गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए जो साइंटिस्ट था वो नील्स बोहर था, उसने अपना एक मॉडल पेश किया। उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। वो पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसने उनको नाम दिया ऑर्बिट्स या शेल का। According to this model, the electron can revolve around the nucleus of an atom in a specific path called orbit or shell. तो ये orbit और shell की भी डेफिनेशन है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर वो पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको उसका ऑर्बिट या शेल कहते हैं। फिर उसने ये बात की कि जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में या इन शेल में रिवॉल्व करते हैं तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। When the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum and it is called the ground state of atom. क्या बात कही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी उस वक्त मिनिमम होगी और वो उस वक्त अपनी ग्राउंड स्टेट में होगा। The orbit that are further away from the nucleus possess successively greater energy. तो जैसे जैसे अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएं, ये ऑर्बिट्स दूर होते जाएं, तो उसकी अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। This electron is not allowed to occupy a space in between the orbit. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन ऑर्बिट के दरमियान वाली स्पेस में ये नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखें। अब यहाँ पे देखें, बोहर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे जो उसने शो किए गए हैं ये शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो शेल न्यूक्लियस के करीब है उसको उसने कहा कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जहां पे उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसी तरह उसने इन शेल्स को नाम दिए। जो न्यूक्लियस के सबसे पहला शेल है उसको उसने नाम दिया के शेल का। के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी फिक्स होगी, उस एनर्जी को नाम दिया गया है E1 का। सेकेंड शेल को नाम दिया L का। अब यहाँ पे इस सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी, इसलिए उसको नाम दिया E2 का। थर्ड शेल को नाम दिया M शेल और इसमें इसकी एनर्जी को E3। इसी तरह फोर्थ शेल को नाम दिया N और इसकी एनर्जी को E4 का। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा कि E4 मतलब ये फोर्थ वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर E3 की, फिर कम होगी, फिर E2 की और फिर E1। मतलब ये ग्राउंड स्टेट या E1 यहाँ पे एनर्जी मिनिमम, और जैसे जैसे शेल जो आगे की तरफ जाते जाएंगे K से L, L से M, M से N, तो इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जो उसने एक और बात की, इन शेल को फर्दर सब शेल्स में डिवाइड कर दिया गया। सब शेल मीन कि उसके अंदर और भी छोटे छोटे रिवॉल्विंग पाथ्स हैं। पहला शेल K शेल, उसके अंदर एक और सब शेल होगा जिसको नाम दिया S सब शेल। N इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है के शेल की बात की गई है। क्योंकि ये पहला शेल है तो इसके अंदर जो सब शेल है एक सब शेल होगा और वो कौन सा है S। जब सेकंड शेल की बात करते हैं L के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं। 2 सब शेल, अब 2 सब शेल में कौन कौन सा होगा, एक तो इसमें आ जाएगा S और दूसरा इसमें आ जाएगा P। तो इससे पता चला कि पहला हमने कहा कि पहला शेल के शेल के अंदर और सब शेल का मतलब है उसको फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसमें एक S आ जाएगा। L में 2 सब शेल है, फर्दर डिवीजन होगी कौन कौन से, S एंड P। इसी तरह थर्ड शेल की बात करें तो इसमें 3 सब शेल होंगे, एक इसमें होगा S, एक होगा P और थर्ड वाला होगा D। फिर N शेल फोर्थ शेल है तो इसमें 4 सब शेल ही होंगे, कौन कौन से, S, P, D एंड F। तो यहाँ पे जो आपने बात याद रखनी है कि आपने देखना है शेल का नाम, किसी भी शेल का क्या नाम है और उसमें कितने सब शेल्स हैं। पहले शेल को नाम दिया गया के शेल का और उसके अंदर क्योंकि ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा जिसको नाम दिया गया है S का। सेकेंड शेल की बात करें N इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 सब शेल होंगे, एक S और एक P। थर्ड शेल M उसमें 3 सब शेल्स हैं, S, P, D। इसी तरह फोर्थ शेल जिसको नाम दिया गया N शेल का, इसमें 4 ही सब शेल्स हैं, S, P, D, F। अब इसमें फर्दर और रिसर्च की और उन्होंने इस पे एक फार्मूला डिराइव किया कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिए जो फार्मूला है
वो उसको 2n² फार्मूला कहा गया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, n कैन हैव द वैल्यूज ऑफ 1 2 3 मीन n का मतलब है ये आपके शेल को शो करेगा, and so on, and they represent the number of shell. Shell have also been named KLMN and so on. When the value of n is 1, it means first or K shell, and the maximum number of electron which can be present in this shell is 2. कैसे? 2n² 1 की बात की गई, फार्मूला दिखाएं 2n²। अब 2 हमारे पास फार्मूले का और n क्योंकि हमारा पहला शेल है तो 1 का स्क्वायर हमें पता है वो 1 ही होता है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पहले शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन है जी। नेक्स्ट देखें क्या किया, सेकंड शेल की अगर बात करें तो सेकंड शेल में जो फार्मूला लगाएं 2n², 2 मल्टीप्लाई, अब सेकंड शेल है तो n की बजाय हम लिखेंगे 2 और 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब हुआ कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला लगा के देखते जाएं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दिस प्रोसेस विल गो ऑन अंटिल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम आर फिनिश। तो इस फार्मूले से हम किसी भी शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। The maximum number of electron which can be accommodated in subshell S, P, D and F are 2, 6, 10 and 14 respectively. क्या कहा गया है कि S सबशेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14. In the first shell there are 2 electron which shall go on S subshell. हमने बात की थी कि पहला शेल है K शेल और उसमें एक ही सबशेल है S और 2 इलेक्ट्रॉन S में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मूले में भी देख लें कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, उसके S सब शेल में। In the second shell 8 electron will be further subdivided. S subshell will have 2 electron and 6 electron will be accommodated in P subshell. अब यहाँ पे जो सेकंड शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, हमें ये भी पता है कि सेकंड शेल को फर्दर 2 सबशेल में डिवाइड किया गया है, इसमें S आ जाएगा और P। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन S में जाएंगे, क्यों? क्योंकि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और P के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह अगर थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में जो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमें ये पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल को फर्दर 3 सब शेल में डिवाइड किया गया था, S, P एंड D। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10, तो ये टोटल कितने हो गए 18। तो इस तरीके से आप किसी भी शेल में या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।